तीन वर्ड होते हैं आपके, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, और एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी देखेंगे। तो और एक होती है इकोनॉमी। नोट मत करना, सारा इसकी फोटो सब मिल जाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ी थी। दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो प्रॉफिट मोटिव होती है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको मानते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। ठीक है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन, फिर कुछ बच जाएगा तो सेविंग, और सेविंग को फिर इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट, और फिर प्रोडक्शन होगा, और हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये सारा एक्सचेंज को समझाएंगे इसमें। ये आपको एक्सचेंज में से प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो बदले में क्या मिलेगा? उसको पैसे मिलेंगे। तो ये एक्सचेंज, तो यानी ये मेनली आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हिंदी मीडियम वाला भी है क्या कोई? हिंदी मीडियम वाला है तो बताओ, हिंदी मीडियम वाला कोई है क्या इसमें? नहीं है ना हिंदी मीडियम वाला? ठीक है, ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है आपकी। अब इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी समझते हो ना, एरिया, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जैसे इंडिया, ठीक है। तो किसी इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में होने वाली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंसोलिडेट करके देखते हैं, यानी सबको मिला के देखते हैं इकट्ठी करके, तो वो कहलाती है वहां की इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या हो सकती है? अगर देखें, जैसे इकोनॉमी अगर देखें तो ये आपके घर की इकोनॉमी हो सकती है, जैसे आपके घर में भी इकोनॉमी हो सकती है, यानी कि आप इकोनॉमी यानी कि लाइवलीहुड, भाई लोग अपनी जीविका चलाने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी एक तो होती है आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर होता है। एक तो आपका प्राइमरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। सर्विस सेक्टर, तो जैसे अगर देखें, अगर इकोनॉमी आपके घर की भी हो सकती है, तो आपके घर पे मेन इनकम कहां से आती है? आपके इनकम का सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, सेकेंडरी में लगे हुए हैं, या टर्टियरी में लगे हुए हैं। इसी तरह से ये आपके एक गली की इकोनॉमी हो सकती है, अगर पूरी गली को देखा जाए, या आपके एरिया को, जैसे जयपुर को ले लेते हैं तो पूरे जयपुर की इकोनॉमी देखी जाए। इसी तरह इंडिया की हो सकती है और इंटरनेशनल इकोनॉमी हो सकती है। तो इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इसका लेवल जितना हाई होगा, इकोनॉमी उसके एंगल से क्या होगी? लेवल ऑफ इकोनॉमी डिसाइड होगी। तो इकोनॉमी के लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के अगर लेवल्स को देखें तो इकोनॉमी के तीन लेवल होते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, और अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी या अनडेवलप्ड इकोनॉमी
और एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, दोनों के बीच की जो डेवलप हो रही है, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलप्ड इकोनॉमी जैसे अमेरिका की हो गई, जापान की हो गई, रशिया की हो गई, ये क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमी में लेवल ऑफ प्रोडक्शन का लेवल बहुत हाई होता है, कंजम्पशन का लेवल बहुत हाई होता है, सेविंग्स हाई होती है, इन्वेस्टमेंट हाई होती है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है इकोनॉमी डेवलप्ड है? तो वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल है वो कितना है, उसके बेसिस पर देखा जाता है। इसी तरह अनडेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा? अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? जब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इनकम सब कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा? पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, बेरोजगारी, गरीबी होगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और उसके बाद इलिटरेसी का रेट बहुत हाई होगा। ये सारी चीजें होगी, देखेंगे। और एक होती है दोनों के बीच की डेवलपिंग, जो डेवलप पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन डेवलप अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, अब डेवलपिंग की ओर बढ़ रही है। तो मेनली जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, अब इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं। इसकी फोटो खींच लेना एक बार, इसको क्लिक कर लेना। कर लिया? ठीक कर लिया, बोर्ड आ जाए खाली, आ गया। अब इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं आपके, इसको इरेज कर रहा हूं। इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। कोई भी इकोनॉमी हो किसी भी कंट्री की, उसमें मेनली 3 सेक्टर होते हैं आपके: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आपका? एग्रीकल्चर बेस्ड। मेन एक्टिविटी क्या होती है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी से अपनी एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, माइनिंग, यानी नेचुरल रिसोर्स पर निर्भर रहते हैं हम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, इसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके क्या होता है? वैल्यू एडिशन। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन बोलते हैं वैल्यू एडिशन को। वैल्यू एडिशन का मतलब अगर वैल्यू बढ़ जाए किसी चीज की तो उसको बोलेंगे प्रोडक्शन हो गया। जैसे रॉ मटेरियल था आपका, कॉटन है, रॉ कॉटन है, कॉटन से धागा बनाया आपने, तो कॉटन खाली धागा तो उगता नहीं है, खेत में तो क्या उगता है? कपास उगता है, ठीक है। या गेहूं का एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं उगाया तो ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन गेहूं से आटा बनाया तो ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग। देखो आटा महंगा होता है ना, महंगा क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू एडिशन हो गया उसका। और आटे से बिस्कुट बनाएंगे तो और वैल्यू एडिशन होगा। तो अगर वैल्यू एडिशन होगा तो उसको मानेंगे प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वैल्यू एडिशन होगा तो उसको प्रोडक्शन मानेंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है। और टेरिटरी सेक्टर किसका होता है? टेरिटरी सेक्टर होता है आपका सर्विसेज का, ठीक है। सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है आपने सारा। तो जो मेनली डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड कम होगा। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कम होगी क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं करते, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर जो गरीब देश है वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है, तो ये लोग इनका रॉ मटेरियल खरीदते हैं इनसे। भाई ये 20 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे, फिर इसके बाद में इनको बिस्कुट पिज्जा बना करके 200 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहां पे सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर मेन होता है, और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होती है। उनकी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज ही ज्यादा हो रही होंगी। उनकी जो मेन एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? प्राइमरी सेक्टर से। जो उनका इनकम का सोर्स होगा प्राइमरी सेक्टर से होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला इकोनॉमी क्या होती है। तो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि किसी भी एरिया के अंदर उसमें होने वाले सारे लोग जितने भी हैं उसके अंदर
इंडस्ट्री पर्सन्स जितने भी है वो किस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो इनकम का सोर्स क्या है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसको देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उसको कंसोलिडेट करके, तो वो कहलाती है वहां की इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक लेवल क्या हो सकता है, डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्लियर है? इरेज कर दूं इसकी भी फोटो। सबको क्लियर है? आगे चले। अभी हम चैप्टर के अंदर नहीं आ रहे, बेसिक्स कर रहे हैं थोड़े इकोनॉमिक्स के, ठीक है? क्लियर है सबको? यस नो बताओ फटाफट, मिटाओ उसको। आगे मैसेज आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। चले आगे। देखो इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, इकोनॉमिक्स और बीएसटी में। इकोनॉमिक्स और बीएसटी में तो क्या है, समझना है खाली आपको। अकाउंट्स में होता है टेक्निकल मामला, इसमें एक बार समझ गए तो जिंदगी भर के लिए समझ गए। अकाउंट्स में तो करते रहना पड़ता है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के बाद भी गारंटी नहीं होती कि 11वां क्वेश्चन कर लेंगे क्या। तो ये आपकी इकोनॉमीज हो गई। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों है, इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हर इकोनॉमी के अंदर, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ये किस लिए डेवलप हुआ? टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डेवलप हुआ, ठीक है? अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पे हो सकती है, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, ठीक है? इसको भी देखेंगे, पहले डायग्राम अच्छा बन जाए इसलिए करके छोड़ दिया। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका रीजन क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है? एक तो रिसोर्सेज जो होते हैं आपके किसी भी इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके? लिमिटेड होते हैं, ठीक है? कोई भी इकोनॉमी ऐसी अमेरिका की भी नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड चीजें हो, हर चीज लिमिटेड है, ठीक है? ये हो सकता है किसी के पास ज्यादा है कम है पर अनलिमिटेड नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज और रिसोर्सेज के यूज क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूज होते हैं। यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे आपको सपोज मान लो शादियों का सीजन चल रहा है अभी, ठीक है? आपके पास में कार्ड आ गया और 4-5 शादियों का कार्ड आ गया, तो फिर क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा ना, अब किसमें जाएं किसमें नहीं जाएं, अल्टरनेट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज के अल्टरनेट, जैसे आपके पास में मनी है, आप गए, आपको शॉपिंग करने निकल गए, या आपके पास मनी, सबके पास लिमिटेड मनी है, लाख होगा, 2 लाख होगा, करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, लिमिट तो लगेगी है, और उससे आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, सारी चीजें नहीं खरीद सकते। और फिर ये तो एक प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्स। जैसे आप लोग अपने अपने रिसोर्स देख लो क्या है आपके पास में। इसके बाद प्रॉब्लम यहां आएगी आपको, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है? अल्टरनेटिव यूज है, जैसे आपके 100 रुपए, तो 100 रुपए से आप 5-10 ऑप्शन से आप ये चीजें खरीद सकते हो, लेकिन सारी नहीं खरीद सकते। ये ए भी एक आइटम है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास में अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से आप क्या खरीद सकते हो? कोई एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या आएगी आपकी? प्रॉब्लम आएगी आपको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? और इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम रियल सेंस में, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की किसको सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे हो, तो अगर माइक्रो लेवल पे हो तो इसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होगा। और अगर प्रॉब्लम मैक्रो लेवल पे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है ये भी देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा। तो देखो जब अपना कोर्स खत्म होगा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, अभी आप फालतू में रट्टा मारोगे, मारने की जरूरत नहीं है। जो माइक्रो में टॉपिक दिए हुए वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैटर है, जो मैक्रो के अंदर टॉपिक दिए हुए आपको चैप्टर्स दिए वो मैक्रो के, ये तो वैसे हो गई। अब सिंपल वैसे माइक्रो में क्या आता है आपका, जब हम किसी इंडिविजुअल किसी एक की यूनिट की यूनिट लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में वर्ड है इंडिविजुअल, बाद में इंडिविजुअल भी लिखने लग जाओगे आप, यानी किसी एक व्यक्ति की, मैं यूनिट लिख देता हूं, किसी एक व्यक्ति की या इंडिविजुअल फर्म की, किसी एक कंज्यूमर या किसी एक बिजनेस फर्म की स्टडी करते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट कर लेता हूं, इसीलिए यूनिट, हम यूनिट की स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अगर देखें तो ये आपके किस किस को होगी, तीन होते हैं लोग, एक तो होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कंट्री। कंट्री के लेवल पे देखते हैं, प्रोड्यूसर के पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जो प्रोडक्शन करेगा उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोड्यूसर के एंगल से अगर हम स्टडी करते हैं किसी एक प्रोड्यूसर के या कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रोड्यूसर के पास क्या लिमिटेड होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास क्या लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मींस है ना, इसको रिसोर्सेस बोलते हैं। आपको इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज मींस बोल देगा वो, तो रिसोर्सेज ही होता है। प्रोडक्शन के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पैसा, लैंड का लिमिटेड होती है उसके पास में, कैपिटल लिमिटेड होता है, उसी से करना होता है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब का ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोड्यूसर का, प्रॉफिट बढ़ाना, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये कब होगा, जब कॉस्ट मिनिमम होगी। जिस पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमम होगी वही तो प्रॉफिट ज्यादा होगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। कंज्यूमर को अगर स्टडी करें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे आप हो कंज्यूमर, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके पास क्या होता है, लिमिटेड मनी। कंज्यूमर के पास मनी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिमिटेड मनी से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर के पास मनी, पैसा तो लिमिटेड होता है, लेकिन क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है कि उसी पैसे से वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदे। चीजें क्यों खरीदता है, आप लोग चीजें खरीदते हो ना, पैसे खर्च करते हो, पैसे गुड्स या सर्विसेज में करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई समोसा खाते हो, क्यों खाते हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, खाना खाते हो, मूवी देखते हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप चाहते हो कि आपके पैसे से कम पैसे से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। आप सब्जी खरीदने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना उससे, क्यों, कोशिश क्या रहती है, कम से ज्यादा मिले मुझे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, और ये इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जब डेफिनेशन करेंगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, यानी ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, उसमें एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, वर्ड आएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा है कि उसे जितना ज्यादा मिलता है ना तो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। आपको अगर 10 रुपए मिलेंगे, आपको अगर एक समोसा दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा, आपको 2 दे देंगे ना तो आप 2 भी रख लोगे और 2 से ज्यादा खुशी होगी। जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको रख लेगा, खाए चाहे नहीं खाए,
देखा है ना, भंडारा संडारा होता है परिवार वालों का, तो भर भर के रख लेते हैं, बाद में फेंकना पड़ेगा नहीं, पर रख लेते हैं इकट्ठा करके। तो आते हैं वापस, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और कोई भी कंट्री हो, कंट्री के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स, और कंट्री यानी गवर्नमेंट, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसोर्स तो कंट्री के पास लिमिटेड है, और लेकिन करना क्या चाहती है, मैक्सिमम वेलफेयर हो इसका, सब लोगों को मैक्सिमम वेलफेयर, सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, ठीक है। सोर्स तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन इसको किस तरह से प्रॉपरली मैनेज किया जाए कि सभी का फायदा हो, ठीक है। तो मैक्सिमम, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैक्सिमम वेलफेयर, टू पब्लिक। तो ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से माइक्रो लेवल। तो इंडिविजुअल, अगर एक किसी एक बिजनेस की, किसी एक बिजनेस यूनिट की हम बात करें, जैसे मान लो अपन शू इंडस्ट्री को ले लेते हैं, तो शू इंडस्ट्री के अंदर जैसे बाटा को ले लेते हैं, तो हम बाटा की स्टडी कर रहे हैं, बाटा, तो बाटा के एक फर्म है, तो बाटा की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं आपके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन लेवल, कि कंज्यूमर किस लेवल पे सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, कंज्यूमर को कितना परचेज करना चाहिए, किस लेवल और कितना पे करना चाहिए। फिर आएगा डिमांड, कंज्यूमर से रिलेटेड डिमांड, और फिर डिमांड में प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ठीक है, जैसे प्राइसेस का या अदर फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो उससे वो कैसे रिएक्ट करता है, उस डिमांड ज्यादा करता है कम करता है, तो इंडिविजुअल की स्टडी है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल यूनिट अपना जो प्रोडक्शन करेगी, तो प्रोडक्शन जो उसके फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको स्टडी करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कितनी आए, उसको किस लेवल पर उसको प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि उसको कॉस्ट मिनिमम आए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन कब मिले, किस लेवल पे उसे प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोड्यूसर की कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या, तो कॉस्ट को स्टडी करेंगे। प्रोड्यूसर बेचेगा तो रेवेन्यू आएगा चाहिए, कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, उसको रेवेन्यू जो मिलेगा, वो रेवेन्यू उसको मार्केट पे किस प्राइस पे सेल करना है अपना प्रोडक्ट, उसकी रेवेन्यू क्या, रेवेन्यू मतलब प्राइस, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, तो इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारा किस में आएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब इसके अंदर एक चैप्टर और है मार्केट। अगर आप किसी इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल, आप क्लियर हो गया, इंडिविजुअल किसी एक से रिलेटेड, अब तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इसमें ऐसे लिख देते हैं इंडिविजुअल, याद रहेगा आपको। वैसे तो नोट्स मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, आपको कुछ नोट कुछ नहीं करना, सारे फाइनल नोट्स मिलेंगे। माइक्रो किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल से, बस ये वर्ड, ठीक है। और मैक्रो किससे है, एग्रीगेट, ठीक है। इसमें एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, जैसे मैंने आपको बताया इसकी फोटो में, यहां तक क्लियर है सबको, यस नो लिख के बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। जो सुन रहा होगा ध्यान से, किसी को डाउट नहीं आएगा, फिर भी पूछ रहा हूं, बताओ, मैसेज डालो, यस नो। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट होती है, मैक्रो में एग्रीगेट की स्टडी होती है। एग्रीगेट का मतलब, अब एक होती है फर्म और इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री क्या होता है आपका? इंडस्ट्री होती है ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री क्या होती है आपकी? ग्रुप ऑफ फर्म्स को बोलते हैं इंडस्ट्री। जैसे मान लो, और ये फर्म्स हैं आपकी सारी, जैसे एग्जांपल शू का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री है? शू इंडस्ट्री है, ठीक है। शू इंडस्ट्री ले लेते हैं, तो हो गया आपका बाटा, बाटा हो गया, वुडलैंड, ठीक है, नाइक, प्यूमा, एडिडास, और भी ले लो, लिबर्टी एटसेट्रा, और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सारी इंडिविजुअली, ये सारी क्या है? बाटा भी एक फर्म है, ये भी एक फर्म है, फर्म है, फर्म फर्म फर्म, ये सारी क्या है? इंडिविजुअली। अगर हम बाटा की स्टडी करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, इंडिविजुअल है। प्यूमा की करें, एडिडास की करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। लेकिन अगर इसको पूरा एग्रीगेट, इन सब की पूरे की अगर स्टडी करें टोटल, तो वो कहलाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इंडस्ट्री। हम शू इंडस्ट्री की स्टडी करें, क्या करें? शू इंडस्ट्री का कंजम्पशन लेवल, प्रोडक्शन लेवल, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर बनेंगे? तो इसमें क्या होता है, समझ में आ गया? इसमें एग्रीगेट टोटल की स्टडी होती है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ओवरऑल। तो इसमें आपके चैप्टर बनेंगे, आपके कौन कौन से इसके एग्जांपल हो जाएंगे जो चैप्टर बनेंगे आपके, जैसे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या होता है? एक तो होती है इंडिविजुअल इनकम। नेशनल इनकम में पूरी कंट्री के सभी लोगों की इनकम देखेंगे, सारी फर्म्स की, सारे लोगों की। इसी तरह से डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं कंज्यूमर की, या पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह से सप्लाई, प्रोडक्शन में एक और आएगा इसमें चैप्टर आपका, सप्लाई। कितनी सप्लाई करेगा वो, एक इंडिविजुअल कितनी सप्लाई करेगा, और पूरे मार्केट के सारे प्रोड्यूसर कितने सप्लाई करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरह से लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल इकोनॉमी का आउटपुट लेवल कितना होगा, आउटपुट, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो आउटपुट हो गया, लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो वर्ड आएगा एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसी तरह से बैंक, मनी एंड बैंकिंग, मैं चैप्टर ही लिखा रहा हूं आपको। मनी एंड बैंकिंग क्या होता है? पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। बैंकिंग पूरी इकोनॉमी से, किसी एक से तो होती नहीं है, तो ये एग्रीगेट स्टडी। इसी तरह से बजट हो गया आपका, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट। तो बजट किससे रिलेटेड होता है? पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, तो ये एग्रीगेट की स्टडी होती है। तो अब क्लियर, तो यानी माइक्रो में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट से स्टडी हो, किसी एक प्रॉब्लम का मैटर अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो माइक्रो में स्टडी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इसलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। और अगर मैं ओवरऑल टोटल की स्टडी करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी एग्रीगेट का, ठीक है। तो ये इसकी फोटो डाल देते हैं, फोटो कैसे लेना है। तो ये जो पहला पॉइंट था आपका, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्केयर, ठीक है, SCARE। तो लिमिटेड स्केयर होते हैं, तो यहां से फिल्म शुरू होती है आपकी स्कार्सिटी से। इसकी खींचना फोटो, स्केयर रह गया, इसको इरेज कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें, आगे चलें, सब मैसेज डालो, आगे चलें। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ।
अब आते हैं स्कैरसिटी पे। देखो ऐड कर गया, ऐड कर गया। अब ये स्कैरसिटी क्या होती है? यार ढोलकी बजा के। स्कैरसिटी ये क्या होती है? दुर्लभता। कोई भी चीज स्केयर कब होती है? जब उसकी डिमांड मोर देन उसकी अवेलेबिलिटी। इवन एट जीरो कॉस्ट। आप सोचते हो जिनके पैसे खर्च होते हैं खाली वही स्केयर होती है, नहीं। पैसे खर्च नहीं, फोकट की चीज भी स्केयर हो सकती है, दुर्लभ हो सकती है। यदि कोई भी चीज जिसकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है तो वो क्या हो जाती है? स्केयर हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, जैसे डिमांड है इकोनॉमी में, जैसे प्रोडक्शन हुआ है, सपोज मान लो अवेलेबिलिटी कितनी है? अवेलेबिलिटी है 100 यूनिट्स की, और डिमांड कर रहे हैं लोग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्या है, इंडिया में कम है ना, नहीं तो 24 घंटे आती लाइट। अपने यहाँ तो आ रही है, मान लो बीच बीच में कट जाते हैं, बाकी गाँव में अभी भी नहीं पहुंची लाइट वाइट। तो क्या है, अवेलेबिलिटी कम है। डीजल महंगा क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए प्राइसेस अप हो रही है। अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए स्केयर है। इसी तरह से जैसे हवा होती है, पानी होता है, हवा है आपकी, तो हवा भी आपकी क्या? आपका फोकट की है हवा, तो एयर जो है, और ये आपकी पानी वगैरह नेचुरल, ये सब क्या है आपका? अब ये आपका हो गया तो फ्री का होता है, फ्री का होता है। लेकिन ये भी आपका क्या स्केयर हो सकता है? जैसे अगर फ्रेश एयर हो, फ्रेश एयर, एक बात बताओ, एयर हवा जो ऑक्सीजन लेते हो आप, जो सांस लेते हो, फ्रेश लो या जैसे भी लो, फोकट की होती है, पैसे तो अपन देते नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश एयर देखो तो फ्री की तो होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर देखोगे तो दिल्ली के अंदर किसी ज्वाइन किया गया, जैसे दिल्ली वैली में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो फ्रेश एयर की डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फ्रेश एयर क्या हो गई? स्केयर हो गई आपकी। ठीक है, अभी कोरोना का सुनने में आ रहा है ना आपको कि आईसीयू बेड्स कम है, आईसीयू में ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाना पड़ेगा, उतनी ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? स्केयर हो गया। तो कोई भी चीज जिसकी डिमांड उसकी अवेलेबिलिटी से ज्यादा होगी वो स्केयर हो जाएगा। और डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब इसके अल्टरनेटिव यूज होंगे, अल्टरनेटिव यूज होंगे। डिमांड ज्यादा होगी तो एक्स भी मांगेगा, वाई भी, जेड, कई यूज है इसके। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये अल्टरनेटिव यूज होंगे, ये स्केयर होगा। और स्कैरसिटी से ये क्या होती है आपकी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही रियल सेंस में क्या होती है आपकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? ताकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले मैक्सिमम, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले, और सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर। ठीक है, यानी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। फोटो कैच लेने से यहां तक क्लियर है? ये चीजें बार बार बोल रिपीट होंगी, आपको अच्छी तरह सेट हो जाएंगी दिमाग के अंदर, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। और फाइनल जो लिखने वाली चीजें वो नोट्स में आपको दे ही दूंगा, तो आप आसानी से बिना याद किए, इकोनॉमिक्स में देखो समझने का सब्जेक्ट है, आपको समझ में आ गया, आप आराम से लिख जाओगे। नोट्स आपको कोई याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, बस देखते ही अपने आप ही काम हो जाएगा आपका। और लिखना कम पड़ता है इकोनॉमिक्स में, एग्जैक्ट लिखना होता है। बकवास करोगे, इसमें फालतू फालतू चीजें लिखोगे, 0 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को पता होता है ये 2 लाइन की चीज है, 2 लाइन में लिखनी है, आप उसकी रामायण बना दोगे भी तो फिर वो नंबर। हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का पेपर जैसे उसमें आर्ट्स वाले बकवास करके वो फालतू को पेज भरते रहते जाता है। ठीक है, ये नंबर 0
नोट करने की जरूरत नहीं, क्लिप्स मिल जाएगी, इसको खींच लेना। मेरे को डिमांड का चैप्टर करवाना था, लेकिन मैं बेसिक चैप्टर ही करवाने लग गया आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस का मैं आपको वो दे दूंगा, नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। अब इकोनॉमिक्स दो होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो अब इकोनॉमी में करते हैं, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नोट्स सारे मिल जाएंगे आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझते रहो बस। इकोनॉमिक्स एक होती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे माइक्रो मैक्रो होती है ना, ऐसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, फैक्ट्स की स्टडी होती है। यार ये शादी वाले आज परेशान करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रियल फैक्ट्स की स्टडी होती है। फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स स्टडीड, ठीक है। रियल फैक्ट्स प्रेजेंट का हो सकता है फैक्ट, पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में शराब का प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, इकोनॉमी में डेथ रेट कितनी है, तो ये एग्जैक्ट होगी। इसके अंदर कुछ नहीं है बताएगा शराब प्रोडक्शन करने से इतना फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रियल फैक्ट्स की स्टडी होती है, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यानी इसमें रियल फैक्ट्स से स्टडी होती है, इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन पॉसिबल थ्रू फैक्ट्स, ठीक है। इसमें कोई सजेशन नहीं होते, नो सजेशंस, ठीक है। सजेशन नहीं होते इसके अंदर। इसमें क्या होता है, ओनली ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड ओपिनियन मिलती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसके अंदर सजेशंस होते हैं, ठीक है, सजेशंस होते हैं। और सजेशंस जो होते हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब को बंद कर देने से ये होगा, वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये नेताजी वाले काम है, नेताओं जो भाषण देते हैं ना, वो कि ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा। सब लोग लगाते हैं दिमाग अपना कि ये स्कीम चलाएंगे तो इससे शायद ये बेनिफिट हो जाएगा, हो नहीं हो वो एग्जैक्ट नहीं है, होगा नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या है, इसमें सजेशंस होते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड सजेशंस देते हैं। जैसे इकोनॉमी चल रही है तो सजेशन की भी तो जरूरत पड़ती है, फ्यूचर के काम कैसे करेंगे, कुछ सलाह लेंगे ना। गवर्नमेंट को टैक्स रेट्स गरीबों पे कम लगाना चाहिए, कंपलसरी गुड्स जो होते हैं, एसेंशियल गुड्स पे टैक्स रेट कम होना चाहिए, लग्जरी गुड्स पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इससे इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो ये सब क्या सजेशन। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सजेशंस होते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस होते हैं और सजेशंस होते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, सजेशंस मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं ना, उनके क्या होने चाहिए, उनके क्या होते हैं, सजेशंस होने, क्या होने चाहिए इकोनॉमी के लिए। जैसे एग्जांपल कोई कहता है कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड,
कहता ओल्ड एज पेंशन बंद कर देनी चाहिए। बोला क्यों? बोला ये वैसे भी एक ओपिनियन दिया उसने, ओल्ड एज पेंशन का कोई फायदा नहीं है, अब पेंशन के पैसे देते हो इनके बूढ़े लोगों से इनके बच्चे छीन लेते हैं। पता है ये सबके घर में एक जैसे ही हाल है, बूढ़ों की क्या हालत है। ठीक है, तो इनको पेंशन मत दो, ऐसा करो इनको ना डायरेक्ट फैसिलिटी, मतलब इनको डायरेक्ट इनको कपड़े वपड़े फिजिकल चीजें पहुंचाओ इनके लिए, जिससे कोई छीन नहीं सके। तो ये एक सलाह है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लोग क्या उसको भी बेचने लग जाएं। तो ये एक सलाह दी है उसने। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को ना वेरीफाई नहीं कर सकते, नॉट वेरीफिएबल, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कोई डाटा तो है नहीं, आपकी एक सलाह है, हो भी सकता है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो, तो ये वेरीफिएबल नहीं होते। और इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, इसमें जैसे कोई इसमें सजेशन नहीं होता ना, इसमें क्या होती है, वैल्यू जजमेंट होती है, वैल्यू जजमेंट, पास वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट पास करता है, यानी कोई काम करना चाहिए, इससे फायदा होगा या नहीं होगा ये बताता है कि ऐसा करने से ये ठीक है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सलाह देता है, वैल्यू जजमेंट पास करता है। ये कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, ओनली ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नो वैल्यू जजमेंट पास्ट। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, मतलब ये है कि अगर शराब का प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, इससे पैसा मिलेगा, बस ये बता देगा कि इससे फायदा होगा, बस डाटा है। शराब इससे ये नहीं बताएगा कि शराब ज्यादा। एक बात बताओ, गवर्नमेंट अगर चाहे इधर तो टीवी में ऐड देती है, ये हो जाता है, सारी सरकारें आम कह रही है शराब पाबंदी करेंगे, अरे तो जब शराब